Welcome children. Assessment worksheet number 6, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, और सेकंड कॉलम में आपको कक्षा अध्यापक का अर्थात क्लास टीचर का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको 1 से 5 तक प्रत्येक में 1 अंक का प्रश्न है, और 6 से 7 2 अंक के, और 8 और 9 3 अंक वाले, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 10 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैराग्राफ है, जब वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है तो गोलीय दर्पण विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जब पर्दे पर नहीं बनता तो प्रतिबिंब आभासी होता है। जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी होता है। अवतल दर्पण हमेशा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो बच्चों, एक केस में खाली जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है, जबकि बाकी सभी स्थितियों में कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग ऑटोमोबाइल में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने में किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? बिंब से बड़ा, बिंब से छोटा, बिंब के समान आकार का या अत्यधिक बड़ा। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का जो बिंब बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो दर्पण होगा समतल, अवतल, उत्तल या समतल या उत्तल। तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, और समतल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर होगा डी, या तो समतल या उत्तल। क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तल दर्पण में दिखाई देने वाले का क्षेत्र जो है व्यापक क्यों होता है? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के बहुत करीब बनता है, सी, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसका प्रयोग ये व्हीकल्स में किया जाता है। तो और इसका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? ए, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत छोटा और सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप किस दर्पण को उपयोग कर सकते हैं अगर आपको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है? उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होते हैं बच्चों? छोटे और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण या तो उत्तल या अवतल दर्पण, और चौथा है आपका डी, समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा समान प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुव और फोकस के बीच बिंब की स्थिति के लिए आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। दर्पण कौन सा होगा? अभी आपने पढ़ा कि दर्पण कौन सा होता है, ये अवतल दर्पण होगा, क्योंकि ध्रुव और
फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? अवतल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, ये फर्स्ट के पार्ट थे 5। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। स्पष्ट कीजिए कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर क्यों परावर्तित हो जाती है। बच्चों जब कोई किरण वक्रता केंद्र पर गिरती है तो क्योंकि अवतल दर्पण या कोई दर्पण गोले का भाग होता है, तो जब कोई किरण गोले के वक्रता केंद्र पर गिरती है तो वो कैसी पड़ती है? वक्रता केंद्र पर लंबवत गिरती है। और लंबवत गिरने के कारण क्या हो जाता है? आपतन कोण परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? वो उसी पथ पर लौट जाती है। आंसर 6। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण वक्रता केंद्र पर लंबवत गिरती है, जिसके कारण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है, इसलिए आपतित किरण अपने ही पथ पर परावर्तित हो जाती है या मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पार्ट और भी पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, हवा से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति 0.5 गुना कम हो जाती है। प्रकाश की गति आपको एक माध्यम में दी हुई है, कितनी हो जाती है? प्रकाश की गति 0.5 गुना कम हो जाती है माध्यम में। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग। किसी दिए गए माध्यम में वायु में प्रकाश का वेग हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि माध्यम में प्रकाश के वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या है? अपवर्तनांक n बराबर c/v। तो आपको यहाँ पर माध्यम में प्रकाश के वेग को 0.5 गुना वायु के प्रकाश के वेग से कम कर दिया गया है। तो हम v की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.5 c, क्योंकि ये प्रकाश की वेग को कम किया गया है तो हम यहाँ पर c रखेंगे। जब हम n = c/v में वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाता है? c/0.5 c, क्योंकि ये वाली जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी है वो प्रकाश की चाल की दी है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल अगर 0.5 गुना कम कर दी गई है, बराबर कम कर दी गई है, तो हम यहाँ पर v की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे? c की वो वैल्यू जो कम करके आई है 0.5 c। जब हम इसको वैल्यू पुटअप करते हैं, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? अपवर्तनांक 1/0.5 1/0.5 की को जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये अपवर्तनांक 2। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लग जाएगा, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10। यहाँ पर आप इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 10/5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? 2। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है? 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एल्युमिनियम के खोखले गोले की बाहरी सतह को दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यह किस प्रकार का गोलीय दर्पण होगा? क्या लिया है इसमें हमने? एल्युमिनियम का खोखला गोला लिया है, जिसकी बाहरी सतह को हम दर्पण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी हुई है। हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है बच्चों? वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस, वक्रता त्रिज्या की फोकस आधा होता है। तो सूत्र क्या होता है? F = r/2। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पर ये r बराबर वक्रता त्रिज्या है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला है F बराबर r/2। ये आपका फॉर्मूला है। r की वैल्यू आपको दी हुई है, तो हमने r की वैल्यू पुटअप की 50/2, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 25 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी है। और क्योंकि गोले की बाहरी सतह को हमने क्या किया है? दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया है,
तो बाहरी सतह को जब हम परावर्तक सतह बनाते हैं तो ये कौन सा दर्पण बनेगा बच्चों? उत्तल दर्पण। तो कौन सा दर्पण बन जाएगा? ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। 2 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है बच्चों। और उसकी हाइट कितनी है, ऊंची कितनी है? 2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगा। तो आपको यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है और साथ में बताना है फॉर्मूला यूज़ करके आपको वस्तु की स्थिति बतानी है कि स्क्रीन को या कितनी दूरी पर लेंस से रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको दिया है वस्तु की ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, वस्तु की फोकस दूरी दी हुई है। आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है जिसको हम माइनस में लेते हैं क्योंकि दर्पण के उसी तरफ बनती है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से वस्तु से दूरी कितनी दी हुई है आपको? 30 सेंटीमीटर। तो ये भी हम माइनस में लेंगे, -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। v प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, u वस्तु की दूरी है और f फोकस दूरी है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको v निकालना है, जबकि आपको u वस्तु की ऊंचाई f दिया हुआ है और अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दी हुई है। तो वस्तु दी हुई है दूरी, आप u की वैल्यू पुटअप करेंगे 1/v + 1/-30, क्योंकि ये माइनस में लेते हैं हम, और फोकस दूरी को भी माइनस में लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-15। ये फोकस दूरी ली है आपने, ये वस्तु की दूरी ली है। अब हमें 1/v यानी v की दूरी निकालनी है। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू के ये वाला पोर्शन जो है ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/-15 पहले था, जब ये आएगा तो ये प्लस साइन किस में बदल जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस, और जब ये माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पर आएगा +1/30। आप v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 15 और 30 का हमने एलसीएम लिया, ये कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 30, 15 2 × 30 और 2 1 × 2, तो ये माइनस में है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। -2 + 30 को जब हम करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, 30 1 × 30 और 1 × 1 आएगा। तो क्या करेंगे हम? ये प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, ये वाला +1। अब यहाँ पर देखिए आपको -2 + 1, तो जब आप मैथ्स के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, -2 + 1 प्लस माइनस को हम माइनस करते हैं तो हम इसे माइनस कर देंगे, और साइन कौन सा आएगा? जो बड़े नंबर के आगे साइन है वो साइन आएगा। तो ये 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1/v है तो v की वैल्यू आ जाएगी -30। तो क्या होगा जब -30 वैल्यू आ जाएगी? इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस आ रहा है। माइनस क्या शो कर रहा है? ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा है तो वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार का होगा। यहाँ पर प्रतिबिंब का आप अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर खड़ी कर दीजिए। 2 समांतर, एक पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी।
इस तरह आप रे डायग्राम बनाइए और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और वस्तु के आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि दूसरी तरफ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। यहाँ पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो सके यानी वस्तु की दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा और आवर्धन बताना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दी हुई है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है f बराबर 18 सेंटीमीटर दी हुई है और v दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हमें u निकालना है, u वस्तु की दूरी है। लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र होता है, हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस का सूत्र है, ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हमने क्या किया, v की वैल्यू हमें 24 दी हुई है 24, 1/24 माइनस 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/18। 1/18 क्या है, फोकस दूरी है ये वाली। इसके बाद हमें क्या करना है, u की वैल्यू निकालनी है। हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे और इस वाली राशि को हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो आपको पता है मैथ्स का नियम है, जब हम एक राशि को इक्वल टू के या बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो साइन बदल जाते हैं। तो ये पहले ही माइनस है, माइनस 1/u इक्वल टू 1/18 और ये वाला जो 1/24 है इसका साइन बदल के माइनस हो जाएगा तो माइनस 1/24। अब हम क्या करेंगे, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे 72 और उसके बाद जैसे हम मैथ्स में फ्रैक्शन को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ लेंगे। 18 का टेबल कितनी बार जाएगा, 18 का टेबल 4 बार जाएगा। 18 चौक 72 तो 4 माइनस और 24 3 72 तो 3 एकम 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 आ जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3 1, 1/72 और ये माइनस 1/u है। तो ये माइनस 1/u है। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी -72। ये माइनस इधर चला जाएगा तो u की वैल्यू आ जाएगी -72 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है वस्तु को लेंस से 72 सेंटीमीटर या 72 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा, वस्तु कैसी होगी, वास्तविक होगी। यहाँ पर आवर्धन पूछा है आपसे, तो आवर्धन का सूत्र क्या है, आवर्धन m बराबर v/u। v क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है, वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी आपको दी हुई थी 24 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी आपको 24 सेंटीमीटर दी थी। u की वैल्यू हमने निकाली है -72। तो यहाँ पर क्या आएगी, आवर्धन -1/3 या -3। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, माइनस साइन शो करता है उल्टा होगा और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ये उल्टा है और इनका रेशो क्या होगा, 1:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बिंब के रखे जाने पर प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक स्थिति में किरण आरेख बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। बच्चों आपने सीखे हुए हैं ये रे डायग्राम, एक एक करके आपको बनाने हैं। पहली स्थिति में अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, दूसरी में अवतल दर्पण के ध्रुव और पी के बीच में, ध्रुव और एफ के बीच में रखेंगे, पी और एफ के। थर्ड है उत्तल दर्पण के सामने रख देंगे। फोर्थ है उत्तल लेंस पे 2f पर रखेंगे और फिफ्थ है अवतल लेंस के सामने रखेंगे। तो ये आपको रे डायग्राम आप बुक से देखकर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए रे डायग्राम बना दिए हैं, आप भी समझ लीजिए और ठीक प्रकार से रे डायग्राम बनाइए। यहाँ पर देखिए पहला रे डायग्राम है, आपको वस्तु को हमने सी पर रखा है वक्रता केंद्र पर। आपको पता है सी पर वस्तु को रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक और सी पर ही बनता है। तो ये आपको 2 रेखाएं डालनी होती हैं, आपतन किरण की 2 रेखाएं डालनी होती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक फोकस से होकर जाने वाली। आपने रूल पढ़े हुए हैं,
जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है रेखा, वो किरण, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और जो फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेकंड केस आपका क्या है, वस्तु को आपको F और P के बीच में रखना है। ये P है आपका और ये F है। F और P के बीच में वस्तु खड़ी कर दी है हमने, और क्या किया है, एक रेखा जो है वो P पर गिरती है। P पर गिरने वाली जो आपतित किरण है वो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है। I और R का कोण बराबर होता है, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बच्चों उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आप जानते हैं जब हम इन दोनों किरणों को आगे इमेजिनरी लाइन के द्वारा आगे बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर काटती हैं। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और सीधा बनता है तो आभासी कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट सिचुएशन है आपकी, नेक्स्ट में आपको कहा गया है उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है। तो जब हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखने पर एक हम मुख्य अक्ष के समांतर डाल देते हैं, एक किरण और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। उत्तल दर्पण किरणों को मिलाता नहीं है, किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण डालेंगे वो दर्पण से टकराकर फैल जाएगी और परावर्तित होगी। तो जब हम इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाएंगे, ये क्योंकि हम एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये F के पहले आपको फोकस से थोड़ा सा पहले एक छोटा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, इसमें प्रतिबिंब बनता है P और F के बीच में, और दर्पण के पीछे बनता है। ये छोटा बनता है, आभासी बनता है क्योंकि सीधा बना हुआ है, और सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो छोटा सीधा P और F के बीच दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम वस्तु को 2F पर रख देंगे तो यहाँ पर ये उत्तल लेंस लिया गया है। उत्तल लेंस में 2F पर अगर वस्तु रखते हैं तो आपको पता है हमें दो किरणें, आपतन किरणें डालनी होती हैं प्रकाश की, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाशिक केंद्र या O से गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है दूसरी तरफ, और जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण है वो लेंस में बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर दो किरण आपको डालनी है, और 2F1 पर या 2F पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और कहाँ बन जाता है, 2F2 पर जाकर बन जाता है। अगर आप ठीक से इस चित्र को बनाएंगे, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो O है, O और F से 2F1 की दूरी बराबर रखेंगे तो आपका डायग्राम कभी गलत नहीं बनेगा। ये चारों दूरी 1, 2, 3 और 4, ये चारों दूरी आपको कैसी रखनी होती हैं, बराबर रखनी होती हैं, फिर आपका प्रतिबिंब हमेशा रे डायग्राम सही बनता है। नेक्स्ट है इसमें आपका अवतल दर्पण के सामने आपको वस्तु रखनी है। जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो क्या होता है, एक किरण हम अवतल दर्पण किरणों को फैला देता है। तो प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, ये यहाँ पर फैलती हुई नज़र आ रही है आपको, ये किरण को फैला देंगे, और दूसरी किरण हम कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होकर डालेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। इसी प्रकार इन दोनों को जब हम आगे मिलाते हैं तो ये दोनों एक बिंदु पर काटती हैं और वहाँ पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, और कहाँ बनता है, F1 और O के बीच में बनता है। जिस तरफ हमने वस्तु रखी है उसी तरफ बनता है। छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है।
सभी डायग्राम आप ध्यान से पेंसिल से बनाएंगे। ये डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाने चाहिए और पेंसिल में लाइनें जो हैं वो शार्प होनी चाहिए और कट पॉइंट भी एकदम शार्प दिखाई देने चाहिए। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा हो गया। अब आप अपना असेसमेंट आसानी से कर सकते हैं। कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।